नमस्ते दोस्तों, हम फिर से बात करते हैं टेंस सीरीज़ की और इसके अंदर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। इसमें लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए। इसमें लिखा हुआ है वी डेज वेट फॉर द ट्रेन फॉर लास्ट 3 आवर्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी टेंस का आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो आपका पूरा का पूरा फोकस इस पे होना चाहिए कि सेंटेंस के अंदर टाइम को बताने वाला, समय को बताने वाला कोई शब्द आया या नहीं आया। तो अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है फॉर लास्ट 3 आवर्स, जिसका मतलब होता है पिछले 3 घंटों से, यही होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी वाक्य के लास्ट में यानी कि अंत में सिंस या फॉर के साथ टाइम आता है। तो देखिए आपके पास फॉर है और इस फॉर के साथ टाइम दिया हुआ है लास्ट 3 आवर्स। तो जहाँ भी सिंस या फॉर के साथ टाइम आएगा वहाँ दो टेंस आ सकते हैं। पहले टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और दूसरे टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही बोला था। अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हो तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेनी है हैज़ बीन या हैव बीन। या तो आपको लेना है हैज़ बीन, और अगर हैज़ बीन नहीं लेते हो तो आपको क्या काम में लेना है हैव बीन। ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करेंगे तो हैज़ बीन या हैव बीन और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और अगर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हो तो फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है हैड बीन और हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो सिंस या फॉर के साथ टाइम आने पर ये दो टेंस काम में लिए जा सकते हैं। अच्छा, अब सिंस या फॉर के साथ टाइम आ गया तो अपन कौन सा काम मिल लें, प्रेजेंट वाला या पास्ट वाला। तो देखिए आपको हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देनी है। इसलिए इस वाक्य में सिंस या फॉर के साथ टाइम आ गया तो हम यहाँ पे जो टेंस काम में लेंगे वो लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि आपको हैज़ बीन या हैव बीन वो तो लेनी है हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगानी है आईएनजी। तो देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो है वी, और वी का मतलब होता है हम का मतलब एक से ज़्यादा लोग हो गए, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं है, आपका सब्जेक्ट है प्लूरल। ठीक है ना। तो अगर आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। तो वी के साथ हैव बीन काम में लिया जाएगा, हैज़ बीन काम में नहीं आएगा। तो आप लिखोगे वी हैव बीन और फिर जो आपका वेट है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें लगा देंगे आईएनजी। ठीक है ना। तो आपका वाक्य क्या होगा, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर लास्ट 3 आवर्स। हम पिछले 3 घंटों से ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान देना है सिंस या फॉर के साथ जहाँ भी टाइम आए वहाँ पीपीसी करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करना है। अच्छा, दूसरी बात इसमें जानने वाली ये है कि आपको पता होगा अगर डेफिनेट टाइम आता है तो सिंस आता है, इनडेफिनेट टाइम आता है तो फॉर आता है। यही मैंने आपको बताया था। अब इसका फैसला कौन करेगा कि टाइम डेफिनेट है इनडेफिनेट। तो जितने भी रूल्स हैं सबको अवॉइड कर दो, सबको हटा दो। केवल इतना सा याद करो क्या, कि जिसका नाम होता है और जिसका क्रम होता है, जिसका नेम जिसका सीक्वेंस होगा उसके साथ सिंस आएगा, जिसका नाम और सीक्वेंस नहीं होगा उसके साथ फॉर आएगा। तो देखिए दोस्तों इस सेंटेंस में मिस्टेक भी है थोड़ी सी। वो क्या है कि अगर वाक्य में केवल इतना सा लिखा था 3 आवर्स, है ना, तब तो अपन 4 को काम में लेते, क्योंकि 3 आवर्स का मतलब 3 घंटे। तो कौन से 3 घंटे, कोई भी 3 घंटे हो सकते हैं, सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं। तो वो इनडेफिनेट टाइम हो गया, वो डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है। पता नहीं कौन से 3 घंटों की बात कर रहा है। तो जहाँ भी 3 आवर्स आता है, 3 घंटे आता है, उसको इनडेफिनेट टाइम माना जाता है। 3 घंटे से, 5 घंटे से, 50 घंटे से, 25 सालों से, तो उसके साथ हमेशा 4 का यूज़ किया जाता है, वो तो सही है। लेकिन आगे अपना रूल क्या कहता है कि अगर इनडेफिनेट टाइम के पहले आपने लास्ट को काम में ले लिया, ठीक है ना, किसको काम में ले लिया, लास्ट को। तो देखिए जो 3 आवर्स है ना, इसके पहले क्या लिखा हुआ है, लास्ट। तो लास्ट का मतलब क्या हो गया, पिछले 3 घंटे से। तो ऐसा बोला जाता है इंडेफिनेट टाइम के साथ तो 4 आता है, लेकिन इंडेफिनेट टाइम के पहले अगर लास्ट या पास्ट को काम में ले लिया तो वो आपका इंडेफिनेट टाइम डेफिनेट टाइम बन जाता है। फिर आपको सिंस काम में लेना है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक यही है कि इस वाक्य में आपको यहाँ पे 4 के स्थान पे सिंस भी काम में लेना है। कई बार क्या होता है कि जो पब्लिकेशंस के द्वारा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पे हो गई है। तो 3 आवर्स होता तब तो 4, लेकिन लास्ट हो गया तो फिर सिंस आएगा। अगर मैं कहूँ कि 10 डेज जो कि इंडेफिनेट है तो फॉर आप कहोगे फॉर 10 डेज। लेकिन अगर लिखा हुआ हो लास्ट 10 डेज तो इसका मतलब कौन से 10 दिनों की बात कर रहा है, पिछले 10 दिनों की बात कर रहा है, मतलब वहाँ पे सिंस आएगा। ठीक है ना। तो पहला रूल तो क्या कहता है, इंडेफिनेट टाइम के साथ 4। दूसरा क्या कहता है, इंडेफिनेट टाइम के साथ अगर
लास्ट या पास्ट आ गया तो वह इंडेफिनेट टाइम डेफिनेट में चेंज हो जाता है, फिर फॉर नहीं आएगा, फिर सिंस आएगा। और अब तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो क्या है कि अगर आपने लास्ट या पास्ट के पहले, देखो दोस्तों आपके सामने लास्ट है, बिल्कुल है, अगर आपने इस लास्ट या पास्ट के पहले द लगा दिया, ठीक है ना, आपने अगर ऐसा बोल दिया द लास्ट 3 आवर्स, पिछले 3 घंटों से, ठीक है ना, तो फिर वापस से फॉर का यूज होगा। अब आप कंफ्यूज हो गए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बोलोगे सर आप गलत सलत क्यों बोल रहे हो, तो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आप फिर से नोट कीजिएगा मेरी बात को कि इंडेफिनेट टाइम है, फॉर आता है, इंडेफिनेट टाइम के पहले लास्ट या पास्ट लग जाता है तो फिर वो डेफिनेट हो जाता है, फिर क्या आ जाता है, फॉर के स्थान पे सिंस आता है, ठीक है ना। लेकिन लास्ट या पास्ट के पहले अगर आपने द लगा दिया, ठीक है ना, तो वो आपका जो डेफिनेट टाइम बना था वो वापस से इंडेफिनेट हो जाता है, तो फिर वापस से आपको सिंस नहीं फॉर काम में लेना था। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो फॉर है इसको सही माना जाए तो फिर आप इस लास्ट के पहले द का यूज़ कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे जहाँ भी सिंस या फॉर के साथ टाइम आता है वहाँ 2 टेंस आ सकते हैं। और अब बात करते हैं अपन अगले सेंटेंस की। अगले सेंटेंस में लिखा हुआ है अंकिता डैश रीड का मतलब पढ़ना, और रीड की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है वो सेम ही होती है, रीड। आगे लिखा हुआ है द रामायण। आपको पता होगा कि जो अपने रिलीजियस जो बुक्स होती हैं, जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उन सब के पहले द लगता है। रामायण, महाभारत हो गया, बाइबिल हो गया, इसके अलावा जैन अवेस्ता हो गया, मतलब कोई भी धार्मिक किताब ले लो, सबके आगे द का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है डेली इन द मॉर्निंग। मैंने आपको क्या बोला, अगर आपको सेंटेंस को सॉल्व करना है तो पता लगाओ टाइम आया या नहीं आया। हाँ आया, तो देखो क्या लिखा हुआ है, डेली। और मैंने कल भी आपको बोला था अगर किसी भी वाक्य में डेली आता है तो डेली कौन से टेंस की पहचान है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है, ये बोला था मैंने। और भी बोला था कि ऐसा कोई भी शब्द जिसका मतलब हमेशा होता है वो प्रेजेंट सिंपल की पहचान है। देखो टेंस का नाम क्या है, सिंपल, तो सिंपल क्यों कहा जाता है, सिंपल इसलिए नहीं कहा जाता कि ये सीधा साधा है, नहीं बिल्कुल नहीं है। अच्छा दूसरी बात, ये सिंपल क्यों कहा जाता है मैं भी आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि सिंपल क्यों कहा जाता है इसी के अंदर अपना पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो इसको सिंपल क्यों कहा जाता है ये बात बाद में करेंगे। अभी तो आप इतना याद करो कि ऐसा कोई भी शब्द जिसका मतलब रोज़ाना होता है वो प्रेजेंट सिंपल की पहचान होता है, चाहे वो डेली हो, चाहे वो ऑलवेज हो, चाहे वो एवरीडे हो, या वो रेगुलरली हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेली आ गया तो डेली प्रेजेंट सिंपल की पहचान है, और प्रेजेंट सिंपल होने के कारण आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को यूज करना है, ठीक है ना। अब आपका सब्जेक्ट है अंकिता, अंकिता सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, ठीक है ना। अच्छा ये रूल तो मैंने आपको कल बताया भी था कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा दो, और अगर आपका सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो आपको एस या ईएस नहीं लगाना। तो आपका सब्जेक्ट है अंकिता, अंकिता सिंगुलर है तो इसलिए रीड में एस या ईएस लगेगा। तो आपका सेंटेंस बनेगा कैसे, अंकिता, अंकिता के बाद में जो रीड है उसमें लगा दो एस, और आपका जो आंसर है वो आएगा रीड्स। तो अंकिता रीड्स द रामायण डेली इन द मॉर्निंग, अंकिता रोज सुबह रामायण को पढ़ती है, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं सेंटेंस नंबर 18 की। तो अब देखो इस सेंटेंस में इसमें लिखा हुआ है ए डॉग डैश बाइट हिम व्हाइल सी डैश पास थ्रू द फॉरेस्ट लास्ट वीक। तो दोस्तों हम काफ़ी बातें कर चुके हैं इस रूल की। मैंने बोला वाइल आता है तो वाइल के 2 मतलब होते हैं। पहला मैंने मतलब आपको बताया था जब, और दूसरा बताया था मैंने जबकि। यही बोला था कि अगर किसी भी सेंटेंस में वाइल आए तो वाइल का मीन जब भी हो सकता है और वाइल का मीन मतलब जबकि भी हो सकता है। अच्छा अब पहला पॉइंट क्या कहता है, जब भी इसका मतलब जबकि होगा, वाइल का मीन क्या होगा, जबकि। तो इसके पहले वाले सेंटेंस में और इसके बाद वाले सेंटेंस में, यानी कि दोनों वाक्यों के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस काम में लिया जाएगा। वाइल का मतलब अगर जबकि होता है तो इसके पहले और इसके बाद दोनों जगह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस काम में लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जबकि। तो जब इसका मतलब जब होगा तो 3 टाइप के सेंटेंस आप बना सकते हो। पहला, दोनों वाक्यों में इधर भी सेकंड फॉर्म आ सकती है ना। दूसरा टाइप क्या कहता है कि इधर तो सेकंड फॉर्म आएगी हाँ, लेकिन इधर का मतलब जो दूसरी साइड है ना वहाँ वाज या वर के साथ आईएनजी आएगा, ठीक है ना। इधर तो सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ क्या आएगा, वाज या वर के साथ आईएनजी, ठीक। अच्छा तीसरा टाइप क्या कहता है
कि वाइल है, हाँ इसके पहले तो सेकंड फॉर्म आएगी और इधर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है दोस्तों, तो 3 टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। तो अब ये जो कंडीशन है ना, ये जो 18 में है, ये है बीच वाली कंडीशन। बीच वाली का मतलब एक तरफ तो आएगी सेकंड फॉर्म और एक तरफ आएगा वाज या वर के साथ आईएनजी। अच्छा, ये जो व्हेन वाइल का जो रूल है कि कब कौन सी चीज़ आ सकती है, सेकंड फॉर्म के बाद में आईएनजी आना चाहिए या V3 या सेकंड फॉर्म, तो इसको अपन बाद में अलग से इस पे एक लेक्चर बना लेंगे और इसको एक्सप्लेन कर लेंगे आराम से। आधा घंटे में मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से व्हेन वाइल का यूज़ किया जाता है। तो अभी तो आप इतना ही समझो कि ये जो सेंटेंस है इसके अंदर आपको एक तरफ तो सेकंड फॉर्म लगानी है और दूसरी तरफ आपको क्या लगाना है, वाज वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है दोस्तों, पहले मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास 2 वर्ब आती है तो आप देखो कौन सा काम लंबा चल सकता है, कौन सा काम तुरंत हो सकता है। तो जो काम लंबा चलेगा वो तो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा और जो काम जल्दी से हो जाएगा वो पास्ट सिंपल में आएगा। ठीक है ना, तो एक काम तो है बाइट, काटने का, और एक काम है पास। पास का मतलब गुजरने का, जाने का, चलने का। तो बताइए काटने का काम लंबा चल सकता है क्या, कि कुत्ता आपको आधे घंटे से काट रहा है, कुत्ता आपको 2 दिनों से काट रहा है, कुत्ता आपको पिछले 5 सालों से काट रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? मेरे को तो लगता नहीं है। अगर आप ऐसे बोलती हो कि एक कुत्ता मेरे को 10 मिनट से काट रहा है, तो मैंने कहा भाई कैसे काट रहा? आपने कहा कि साहब 5 मिनट पहले तो उसने दांत गड़ाना शुरू किया, मेरी पैंट में तो छेद हो गया, अब बस स्किन में छेद होना बाकी है, उसका काम जारी है। क्यों साहब, मेरी चमड़ी क्या बोलते हैं, गेंडे की जैसी, इसलिए 10 मिनट लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो काटने का काम तुरंत ही हो जाता है, इसमें आप लंबा नहीं खींच सकते हो। हाँ, पास यानी गुजरना, ये काम लंबा चल सकता है। तो जो काम लंबा चलेगा उसमें तो पास्ट कंटिन्यूअस, और जो काम तुरंत फटाफट खत्म हो जाता है उसमें पास्ट सिंपल। तो यहाँ पे आपका जो पहला सेंटेंस है जिसमें बाइट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो आपको बाइट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बिट, वो काम में लेनी है। ठीक है ना, तो आपका सेंटेंस कैसे होगा, ए डॉग बिट हिम, एक डॉग ने उसे काटा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक फिर से आ गया। यहाँ पे आपको हिम के स्थान पे हर लेना है। क्यों? क्योंकि बात सी की हो रही है कि जब वो फॉरेस्ट में से गुजर रही थी, ऐसे है ना, तो आपको हिम के स्थान पे हर लेना है। तो आप क्या बोलोगे, ए डॉग बिट हिम, एक कुत्ते ने उसे काटा, वाइल जब, जब कब, जब सी के साथ आएगा वॉज और पास में लगाना है आईएनजी, वाइल सी वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट लास्ट वीक, जब वो पिछले सप्ताह जंगल में से गुजर रही थी। तो दोस्तों समझ में आ गया, जो काम तुरंत फिनिश हो वहाँ पे तो सेकंड फॉर्म, और जो थोड़ा लंबा चले वहाँ वाज वर्ब के साथ आईएनजी। बात करते हैं सेंटेंस नंबर 19 की। तो इसमें देखिए फिर से वही रूल आपको अप्लाई करना है। आपके पास आ गया वेन का मतलब जब, तो एक तरफ तो लगानी है सेकंड फॉर्म और दूसरी तरफ लगानी है वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है ना, और याद ये करना, जो काम लंबा चलेगा वहाँ पे तो वाज वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि जो चलता रहता है वही तो कंटिन्यूअस होता है। तो जो काम लंबा चलेगा यानी कि जो चलता रहता है वहाँ तो कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और जो काम तुरंत ही खत्म हो जाएगा वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखते हैं आपके पास 2 काम कौन कौन से हैं। आपके पास पहला एक्शन है लिखने का, दूसरा एक्शन है प्रवेश करने का। तो आप बताइए लंबा काम कौन सा चल सकता है, लिखने का या प्रवेश करने का? तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं मानता हूँ कि लिखने का काम लंबा चल सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, 10 साल से लिख रहा है, अपन ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा भाई पिछले 2 दिनों से घर में प्रवेश कर रहा है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं पिछले 5 मिनट से कमरे में प्रवेश कर रही हूँ, क्योंकि ये तो कुछ सेकंडों का काम होता है। आपका पैर दहलीज के अंदर तो आप अंदर, आपने पैर बाहर रखा तो बाहर। ऐसा थोड़ी है कि भाई घर के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाने में वर्षों लग जाते हैं। अगर आप घर के अंदर से बाहर जाने में वर्षों लगाओगे तो फिर काम करने में तो क्या बोलते हैं, कई शताब्दियां लग जाएंगी। ठीक है ना, तो प्रवेश करने का काम, ठीक है ना, ये काम तुरंत होने वाला काम है। तो जो काम तुरंत होता है वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो आप यहाँ पे एंटर में लगा दोगे ईडी। ठीक है ना, तो आपका सेंटेंस होगा व्हेन राहुल एंटर्ड द रूम, जब राहुल ने कमरे में प्रवेश किया। सही है ना दोस्तों, बिल्कुल सही भी बैठ रहा है, जब राहुल ने कमरे में प्रवेश किया। अब ये जो स्मृता है या अमृता, अमृता वाला होना चाहिए, तो स्मृता हो गया, चलो कोई नहीं। ये जो स्मृता वाला सेंटेंस है इसमें वाज वर्ब के साथ लगाना आईएनजी। तो स्मृता वॉज राइटिंग एन स्टोरी,
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखो प्रिंटिंग मिस्टेक कुछ ज़्यादा ही आ रही है। स्टोरी के आगे एन नहीं आएगा, ए आएगा, ठीक है ना। क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी स्पेलिंग की शुरुआत, वो जो आपने रूल पढ़ा है ना AEIOU से हो जाए, वो रूल है ना बिल्कुल सड़ा हुआ, बिल्कुल ख़राब सा रूल है, उसको आप भूल जाओ। वो आपको रूल केवल 5th क्लास तक ही पढ़ना है, उसके आगे आपको उस रूल को अवॉइड कर देना है। मैंने देखा है कई बार लोगों को बोलते हुए कि अगर किसी भी स्पेलिंग के शुरुआत में AEIOU आता है, ठीक है ना, तो एन लगाओ। तो मतलब वो रूल ठीक है, आपको कॉमन बेसिक नॉलेज के लिए ठीक है, लेकिन आपको इतना याद करना है, अगर किसी स्पेलिंग की शुरुआत, ठीक है ना, अगर किसी स्पेलिंग की शुरुआत वोल साउंड से हो जाए, यानी कि स्वर से हो जाए, स्वर का मतलब अगर आप ए आ ई ले लो, तो अगर किसी भी स्पेलिंग की शुरुआत ए आ ई से हो जाए, तभी वहाँ पे एन लगाना है। और अगर ए आ ई स्वर की ध्वनि नहीं आती है, वॉल साउंड नहीं आता है, तो आपको हमेशा ए लगाना है। तो आप बोलोगे स्टोरी, तो स्टोरी की शुरुआत हो रही है से से, तो से का मतलब ये स्वर नहीं है, ये तो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन गलत है, आएगा। अच्छा, तो अब देखते हैं। तो आप कहोगे स्मृता वॉज राइटिंग ए स्टोरी, स्मृता एक कहानी लिख रही थी, ठीक है ना, ये काम जारी था, लंबे समय से जारी था। वेन राहुल एंटर्ड द रूम, जब राहुल ने कमरे में प्रवेश किया। तो यहाँ पे तो पास्ट कंटिन्यूअस और यहाँ पे पास्ट सिंपल, ठीक है दोस्तों। और इसी रूल को अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हो तो ऐसे समझ लो कि ऐसा कोई भी काम जो लंबे समय से कंटिन्यू है, जो लंबे समय से जारी है, वहाँ तो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा। कोई भी काम आप काफ़ी देर से कर रहे हो, काफ़ी देर से काम में लगे हुए हो, तो वहाँ तो आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। पर जब आप वो काम करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, और उसी काम के बीच में, ठीक है ना, उसी काम के बीच में एक नया सेंटेंस शुरू हो जाता है, एक नया काम शुरू हो जाता है, तो वो आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे उसके स्मृता के स्टोरी लिखने का काम काफ़ी समय से जारी था, है ना। तो जब उसका काम जारी था, ठीक है ना, जब स्मृता के स्टोरी लिखने का काम कंटिन्यू था, चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, तो तभी बीच में क्या हो गया कि राहुल ने कमरे में प्रवेश किया। तो समझ में आ गया, जो काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा होता है वहाँ तो पास्ट कंटिन्यूअस, और जो काम बीच में, उस काम के बीच में शुरू हो जाता है, वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि ये काम लंबे समय से जारी था, यानी कि ये लंबा काम, और ये काम तुरंत शुरू हो गया, मतलब ये छोटा काम। तो छोटे काम में सेकंड फॉर्म और लंबे काम में है वाज वर्ब के साथ ING। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 20 की। तो देखो फिर से वही रूल। अब आप मेरे को बताइए इस सेंटेंस में क्या आएगा। तो ये जो 19 वाला जो सेंटेंस है, ये जो 20 वाला सेंटेंस है, मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। देखिए आपको दे दिया गया वेन यानी होता है जब, तो एक तो है दे डेस क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है ना, और लेडर यानी होता है CD। आगे लिखा हुआ है दे हियर अ लाउड साउंड, है ना, हियर का मतलब सुनना। तो एक काम तो है CD पे चढ़ने का, एक काम है सुनने का। जो काम आपको लगे तुरंत हो सकता है, 1 मिनट में हो सकता है, 1 सेकंड में हो सकता है, जो काम फटाफट हो सकता है, वहाँ तो आपको लेनी है सेकंड फॉर्म। और आपको लगता है कि नहीं ये काम तो थोड़ा लंबा चल सकता है, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, तो वहाँ पे लेना है वाज वर्ब के साथ ING। तो सेंटेंस नंबर 20 के अंदर आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से में तो पास्ट कंटिन्यूअस आएगा और कौन से में पास्ट सिंपल आएगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ सेंटेंस नंबर 21 की। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वेन। अच्छा दोस्तों फिर से देखिए आपके पास वही सेम सीन है, लेकिन अब आपके पास इजी है। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस ऑलरेडी आपके पास कंप्लीट है, तो अब आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि इधर INC आना है। फिर भी देखो क्यों आना है वेन। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है वेन सीमा अराइव्ड, जब सीमा पहुंची। तो देखो पहुंचने का काम सेकंडों का काम है, यानी कि अगर आप घर से बाहर खड़े हो तो मतलब पहुंचे नहीं हो, और जैसे घर के अंदर कदम रखा तो मतलब आप वहां पहुंच चुके हो, यही होता है। तो इसने कहा वेन सीमा अराइव्ड, जब सीमा पहुंची। तो दे आगे लिखा हुआ है दे, और दे है प्लूरल, तो प्लूरल है तो इसके साथ वॉज नहीं आएगा, इसके साथ आएगा वर। तो आप कहोगे कि वेन सीमा अराइव्ड, जब सीमा पहुंची, दे वर टेकिंग, और आगे ये जो देम है ना, ये जो देम गलत है, यहाँ पे आपको लेना है देयर, ठीक है ना। आपका जो देम है वो रॉन्ग है, आपको देम के स्थान पे देयर लेना है। तो आपका सेंटेंस होगा दे वर टेकिंग देयर लंच, वे अपना लंच ले रहे थे, ठीक है ना। तो देखो ये काम तुरंत होने वाला है सेकंड फॉर्म, और लंच लेने में, लंच को खाने में टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस। अच्छा दूसरी बात, आप इस सेंटेंस को एक और तरीके से सही कर सकते हो।
कैसे? वो ऐसे कि जैसे पहला सेंटेंस तो ऐसे का ऐसे रहने दो कि व्हेन सीमा अराइव्ड, जब सीमा पहुंची। तो आप चाहो तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट भी ले सकते हो, बिल्कुल। अगर आप पास्ट परफेक्ट लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब तो लेनी पड़ेगी हैड, और हैड के साथ आपको काम में लेनी पड़ेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप हैड टेकन भी कर सकते हो। और देखो ये भी सेंटेंस सही है कि जब सीमा अराइव्ड, जब सीमा पहुंची, दे हैड टेकन देयर लंच, वे अपना लंच ले चुके थे। यानी कि जब सीमा पहुंची तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि उनका खाना पीना सब कुछ हो गया था, ठीक है ना। तो सेकंड फॉर्म कब आती है? सेकंड फॉर्म तब आती है, ऐसे एक्शन को बताते हैं जो अभी अभी हुआ हो, और जो हेड के साथ V3 आता है, जो पास्ट परफेक्ट आता है, वो ऐसे एक्शन को बताता है जो एक्शन, जो काम बहुत ही पहले हो गया। तो जो काम काफ़ी लंबे समय पहले ख़त्म हो गया, पास्ट परफेक्ट, और जो काम थोड़ी देर बाद में ख़त्म हुआ, ठीक है ना, जो थोड़ा बाद में ख़त्म हुआ, पास्ट सिंपल, तो उनके लंच लेने का काम पहले हो गया था। तो जो काम बहुत पहले हो गया हेड के साथ V3, और जब उनका काम खत्म हो गया फिर सीमा पहुंची, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस तरीके से भी ये सेंटेंस सही हो सकता है। तो आप पास्ट कंटिन्यूअस लोगे कि जब सीमा पहुंची तो वो अपना लंच ले रहे थे, तो भी सही है। और आप कहोगे कि जब सीमा पहुंची तो वो अपना लंच ले चुके थे, तो भी सही है। तो इसमें दोनों सही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 22 की। इसमें लिखा हुआ है दे प्ले फुटबॉल फॉर हाफ एन आवर्स व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। तो दोस्तों इसमें थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। वो कैसे है कि देखो, इस सेंटेंस को आप पढ़ोगे ना, तो इसमें लिखा हुआ है बीच में फॉर हाफ एन आवर्स, ठीक है ना, हाफ एन आवर। सर ये हाफ एन आवर्स थोड़ा गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक आ रही है। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा घंटा। तो देखो मैंने क्या बोला था, जब शुरुआत की थी तो मैंने बोला था कि सिंस या फॉर के साथ जहाँ भी टाइम आएगा, ठीक है ना, सिंस या फॉर के साथ जहाँ भी टाइम आएगा वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ सकता है, ठीक है। और आगे क्या बोला था, आप प्रायोरिटी दोगे प्रेजेंट टेंस को, है ना। लेकिन अब देखो ये जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आएगा, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। और वो क्यों आएगा वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले बताऊंगा कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करते हैं तो क्या होता है। देखो, तो सेंटेंस के लास्ट में है, पीछे वाला सेंटेंस अपन मान लेते हैं नहीं आया, तो क्या लिखा हुआ है, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से। तो देखो आधे घंटे से, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस काम में लेना है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया तो होगी हैव बीन। हैव क्यों? क्योंकि दे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल ही तो आएगा ना। तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो तो होगी हैव बीन, और आपकी फर्स्ट फॉर्म में लगाना है ING। तो आपका सेंटेंस होगा दे, आगे आपने लिखा हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर हाफ एन आवर। अब देखो आपने कहा वे आधे घंटे से फुटबॉल खेल रही हैं। तो देखो दोस्तों बिल्कुल बढ़िया लगाना सेंटेंस, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर आप हैव बीन को हटा के अगर हैड बीन करते हो तो आपका सेंटेंस क्या होगा, दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर हाफ एन आवर, वे आधे घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। अगर आप हैव बीन लोगे तो खेल रहे हैं, और अगर हैड बीन लोगे तो बात प्रेजेंट की नहीं पास्ट की हो रही है कि कितनी देर से, आधे घंटे से उनका फुटबॉल खेलने का काम जारी था। तो बस यही थोड़ा मतलब डिफरेंस है इसमें। अगर हैव बीन है तो प्रेजेंट काम इतनी देर से जारी है, और अगर हैड बीन ले लिया तो पास्ट यानी कि काम इतनी देर से जारी था। तो मैं कहूँ कि दे हैव बीन प्लेइंग तो मतलब आधे घंटे से खेल रहे हैं, और मैं कहूँ दे हैड बीन प्लेइंग तो आधे घंटे से खेल रहे थे। तो अब सिंस या फॉर के साथ टाइम आ गया, तो अगर आप हैव बीन करोगे तो भी सही है, और हैड बीन करोगे तो भी सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं तो पहले आपको हैव बीन ही करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर पीछे वाला सेंटेंस नहीं है तो आपको बोलना है कि आधे घंटे से वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो पीछे वाला सेंटेंस है उसको अपन हाईलाइट कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, वेन, वेन का मतलब जब। तो बताइए बात कब की कर रहा है, अब की या पहले की। वेन यानी जब, जब यानी बात कर रहा है पहले की। तो क्या लिखा हुआ है, वेन जब, इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश शुरू हुई। तो देखो दोस्तों जो पीछे वाला सेंटेंस है ना, ये बहुत ही बड़ी, बहुत ही क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। इसने कहा वेन इट स्टार्टेड टू रेन, तो वेन इट स्टार्टेड टू रेन का मतलब क्या हो गया, जब बारिश शुरू हुई। तो बताइए किस तरीके से लिखे, मैं आपको हिंदी बोल के बता रहा हूँ कौन सा सही लग रहा है, कि वेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब बारिश शुरू हुई। तो दे यानी वे आधे घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं या खेल रहे थे। वापिस से सुने, जब बारिश शुरू हुई,
जब बारिश शुरू हुई तो वे आधे घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे या वे आधे घंटे से खेल रहे हैं। तो आप कहोगे सर बात तो पहले की कर रहे हैं कि जब बारिश शुरू हुई, तो बात अब की नहीं पहले की है, तो वे खेल रहे थे बेटर होगा। तो दोस्तों आपको यही डिफरेंस आपको सीखना है कि जहाँ सिंस या फॉर के साथ टाइम आता है वहाँ टेंस तो दोनों आ सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी जो प्राथमिकता दी जाती है, जो प्रीफर किया जाता है, जो प्रीफरेंस दिया जाता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को दिया जाता है। लेकिन अगर वाक्य में पास्ट को शो करने वाला, भूतकाल के टाइम को बताने वाला कोई फ्रेज आ जाए तो फिर वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना गलत होगा, वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना ही सही होगा, क्योंकि वो ना उसको टाइम को पास्ट में लेके जा रहा है। वो क्या बोल रहा है कि जब बारिश शुरू हुई तो खेल रहे थे आधे घंटे से या खेल रहे हैं। तो आप क्या बोल रहे हो कि सर बात तो ये पहले की बताना चाहता है, तो खेल रहे थे बेटर है खेल रहे हैं की तुलना में। तो जब सिंस या फॉर के साथ टाइम आए तब आप प्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन पास्ट को बताने वाला, भूतकाल को बताने वाला कोई भी सेंटेंस आ जाए, कोई भी फ्रेज आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, तो फिर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही जाना है। अभी देखते हो मैं आपको इस व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन के स्थान पे दूसरा फ्रेज देता हूँ और उसमें देखना। अब जैसे आपका सेंटेंस है, देखिए यहाँ तक तो आपका सेंटेंस सेम है, और अब मैं ये जो व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन है ना, इसको हटा करके यहाँ पे लिख देता हूँ इन 1947, ठीक है ना। अब ये जो फ्रेज है ना इन 1947, जिसका मतलब होता है 1947 में, आपकी इच्छा हो तो आप इसे आगे भी लगा सकते हो और आपकी इच्छा हो तो इसे सेंटेंस के पीछे भी लगा सकते हो, क्योंकि जो टाइम होता है, जो एडवर्ब का काम करता है, वो सेंटेंस के आगे आता है और सेंटेंस में पीछे आता है। तो आप देखो आगे लगाइए इसको, आप लिखिए इन 1947, मैं इसको सबसे पहले बोल रहा हूँ 1947 में, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है दे का मतलब वे, डैश प्ले यानी खेलना, फुटबॉल फॉर हाफ एन आवर आधे घंटे से। तो देखिए 1947 में वे आधे घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं या खेल रहे थे। 1947 में खेल रहे हैं या खेल रहे थे, तो आप क्या बोलोगे? खेल रहे थे, यही बोलोगे ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सिंस या फॉर के साथ टाइम आए तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रीफर करो, लेकिन पास्ट को शो करने वाला कोई एक और सेंटेंस, फ्रेज या कोई वर्ड आ जाता है तो फिर आपको प्रेजेंट को नहीं आपको सेंटेंस के अर्थ के अनुसार, उसके मीनिंग के अनुसार पास्ट को ही लेना है, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की। आई होप यू हैड अंडरस्टूड द सेंटेंस वेरी वेल। तो सेंटेंस नंबर 23 इज वी। हाँ, तो बात करते हैं सेंटेंस नंबर 23 की। तो इसमें लिखा हुआ है वी डेज ट्राई हार्ड फॉर 10 वीक्स व्हेन वी सक्सीडेड इन सॉल्विंग द पजल। यही लिखा हुआ है दोस्तों, हाँ बिल्कुल यही लिखा हुआ है। और देखो जो भी मैंने आपको रूल बताया था उसको फिर से रिपीट कर दिया गया है। कैसे? देखो सेंटेंस में लिखा हुआ है फॉर 10 वीक्स, तो इसका मतलब हो गया 10 सप्ताह से। फॉर 10 वीक्स का मतलब 10 सप्ताह से। तो देखो सिंस या फॉर के साथ टाइम आ गया, और सिंस या फॉर के साथ टाइम आ गया तो आपके पास ऑप्शन दो बनते हैं। एक तो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, जहाँ पे आपको हैज़ बीन के साथ और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है। और दूसरा बनता है आपके पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें आपकी जो सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो तो होगी हैड बीन, ठीक है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी। तो जहाँ भी सिंस या फॉर के साथ टाइम आए दोनों टेंस आ सकते हैं। मैंने बोला था, और मैंने क्या बोला था कि प्रायोरिटी, प्राथमिकता हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को ही देनी है, ठीक है ना। तो अब देखो जो पीछे जो लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है? वेन का मतलब जब, वी यानी हम, सक्सीडेड मीन्स सफल हुए। अब देखो दोस्तों ये बहुत ही मस्त चीज़ यहाँ पे आ गई है कि आपको बता दूँ, एक तो होता है सक्सेस, SUCCESS, ठीक है ना। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, और ये जो सक्सेस है ये नाउन होती है, ठीक है। एक वर्ड होता है सक्सेसफुल, जिसका मतलब होता है सफल, वो एडजेक्टिव होता है, जिसको अपन एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। और जो तीसरा है वो है सक्सीड, इसकी स्पेलिंग होगी SUCCEED, है ना, सक्सीड। और इसका मतलब होता है सफल होना, और ये होती है वर्ब यानी क्रिया। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि जो सक्सीड है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ईडी आता है, लेकिन लोगों को लगता है कि ईडी आ गया सेकंड फॉर्म में, नहीं है। सक्सीड एक ऐसी वर्ब है, एक ऐसा वर्ड है जिसमें ईडी आता है, ये इसकी बेस फॉर्म है,
और इसका मतलब होता है सफल होना। जब आप इसकी सेकंड फॉर्म बनाओगे तो आपको ईडी और लगाना पड़ेगा। आप देख सकते हो SUCC, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, SUCC डी और फिर ईडी और लगा हुआ है। तो सक्सीड फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें ईडी लगाते हैं तो फिर सेकंड फॉर्म और फिर जो थर्ड फॉर्म होती है वो जनरेट होती है, अदरवाइज ये सक्सीड ही फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो सक्सीडेड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो सक्सेस सफलता जो कि नाउन है, सक्सेसफुल यानी कि सफल, जैसे बोलते हैं सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल लेडी, सक्सेसफुल पीपल, यानी कि सफल लोग। लोग कैसे सफल, तो वो एडजेक्टिव हो गया, वो विशेषता बता रहा है उनकी, ठीक है ना। और सक्सीड का मतलब सफल होना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ईडी लगाया जाता है तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म बन जाती है, सेकंड फॉर्म। तो अभी आपके सामने आया व्हेन वी सक्सीडेड, जब हम सफल हुए, इन सॉल्विंग द पजल, पजल को सॉल्व करने में। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि जब हम पजल को सॉल्व करने में सफल हुए, ये बोल रहा है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या करूँ, वी हैव बीन ट्राइंग हार्ड फॉर 10 वीक्स, हम 10 सप्ताह से कठिन मेहनत कर रहे हैं, या वी हैड बीन, है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, वी हैड बीन और ट्राई का ING, तो वी हैड बीन ट्राइंग हार्ड फॉर 10 वीक्स, हम 10 सप्ताह से कठिन मेहनत कर रहे थे। तो देखो दोस्तों, सिंस या फॉर के साथ टाइम आता है, प्रायोरिटी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को देनी है, लेकिन जब पास्ट को बताने वाला कोई सेंटेंस आ जाए, है ना, भूतकाल को बताने वाला, तो फिर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करना है, यानी कि आपको जो सहायक क्रिया है वो तो काम में लेनी है हैड बीन, और आपकी फर्स्ट फॉर्म में लगानी है ING। तो फिर आपका सेंटेंस होगा वी हैड बीन ट्राइंग हार्ड फॉर 10 वीक्स, हम 10 सप्ताह से कठिन मेहनत कर रहे थे। कब, व्हेन वी सक्सीडेड इन सॉल्विंग द पजल, जब हम पजल को सॉल्व करने की जब हम पजल को सॉल्व करने में सफल हुए। जब हम पजल को सॉल्व करने में सफल हुए तो हम 10 सप्ताह से कठिन मेहनत कर रहे थे। तो यहाँ पे सिंस फॉर के साथ टाइम आ गया, तो यहाँ पे पास्ट का टाइम दिया हुआ है, इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही किया जाएगा। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 24 की। इसमें लिखा हुआ है ही डेज पुट हार्ड टू सिक्योर फर्स्ट रैंक फॉर 3 years, ही फाइनली अचीव्ड द सक्सेस, यही लिखा हुआ है दोस्तों। तो देखो इस सेंटेंस में फिर से सिंस या फॉर के साथ, फॉर 3 years 3 सालों से, तो सिंस या फॉर के साथ टाइम आ गया, और टाइम आ गया तो आपके पास वही दो ऑप्शन, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, अगर इस सेंटेंस के अलावा पास्ट को बताने वाला सेंटेंस नहीं है तो आप प्रेजेंट करो, लेकिन पास्ट को इंडिकेट करने वाला टाइम आ गया तो आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही करना है। तो देखो सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है ही फाइनली अचीव्ड द सक्सेस, उसने आखिरकार सफलता प्राप्त कर ली। अचीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसने आखिरकार सफलता प्राप्त कर ली। तो बात कब की कर रहा है, पहले की कर रहा है, तो आपको करना है ही हैड बीन क्यों, क्योंकि यहाँ पे हैड बीन इसलिए आएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा। तो ही हैड बीन और जो पुट है उसमें लग जाएगा ING। तो ही हैड बीन पुटिंग हार्ड टू सिक्योर फर्स्ट रैंक फॉर 3 years, वो 3 सालों से फर्स्ट रैंक प्राप्त करने की कठिन मेहनत कर रहा है ना। ही हैड बीन पुटिंग हार्ड यानी कि वो कठिन प्रयास कर रहा है, कठिन प्रयत्न कर रहा है, अपन इस तरीके से बोलेंगे। तो पिछले 3 सालों से वो फर्स्ट रैंक प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत कर रहा है। और ही फाइनली कर रहा है, नहीं कर रहा था, सॉरी दोस्तों, बोले मिस्टेक हो रही है। तो ही हैड बीन पुटिंग हार्ड टू सिक्योर फर्स्ट रैंक फॉर 3 years, पिछले 3 सालों से वो फर्स्ट रैंक प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। एंड ही फाइनली अचीव्ड द सक्सेस, और उसे आखिरकार सफलता मिल गई। तो सिंस या फॉर के साथ टाइम है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना चाहिए, लेकिन पास्ट को बताने वाला एक सेंटेंस आ गया तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं करके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही करेंगे। अब अपन बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल सेंटेंस की, तो जिसमें लिखा हुआ है सी ऑप्शन सफ़र का मतलब पीड़ित होना, फ्रॉम फीवर यानी फीवर से। अच्छा, दूसरी बात, जहाँ भी सफ़र आए, सफ़र के साथ आपको हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम ही लेनी है। सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, ठीक है ना, इसको ध्यान देना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सी डेज सफ़र फ्रॉम फीवर फॉर मोर देन 5 days। अब देखो फिर से वही बात, सिंस या फॉर के साथ टाइम, और क्या लिखा हुआ है, फॉर मोर देन 5 days यानी 5 दिनों से भी ज़्यादा, है ना। तो सी सफ़र फ्रॉम फीवर फॉर मोर देन 5 days यानी 5 दिनों से भी ज़्यादा, है ना। तो सिंस या फॉर के साथ टाइम आया तो करना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन पास्ट को बताने वाला सेंटेंस फिर से आ गया। तो अब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं करना, आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, व्हेन शी रिसीव्ड द अपॉइंटमेंट लेटर,
जब उसने अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त किया, जब उसने अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त किया, तो बात कब की कर रहा है, पहले की, रिसीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब उसने अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त किया तो सी यानी वह हैज़ बीन सफरिंग, पीड़ित है, या सी हैड बीन सफरिंग, वह पीड़ित थी। तो जब उसने अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त किया तो सी हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर मोर देन 5 डेज, वो 5 दिनों से भी ज़्यादा से बुखार से पीड़ित थी। तो यहाँ पे आपका जो 25 है उसमें भी आपका जो सही आंसर है वो हैड बीन और सफ़र में लग जाएगा ING। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी रूल को समझने में कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और उसी रूल से रिलेटेड, केवल उसी रूल से रिलेटेड हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको आराम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए। और जैसा कि आप जानते हो कि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आपको अपने घर में ही सेफ़ रहना है और जितनी भी स्टडी करनी है वो घर में ही करनी है। और इस टाइम में जो इंसान स्टडी करेगा वो ही आगे सफल होगा, क्योंकि आपने ये तो सुना होगा कि जो हमने कल किया था उसका रिज़ल्ट हमें आज मिल रहा है। यानी कि हमने कल मेहनत नहीं की तो इसका मतलब आज हम ऐसे बैठे हुए हैं, और अब जो हम करेंगे उसका रिज़ल्ट अपने को फ्यूचर में मिलेगा। तो जो हमने कल किया वो हमें आज मिला, और जो हम आज करेंगे वो हमें आने वाले कल को मिलेगा। तो जो इंसान इस टाइम को वेस्ट कर देगा, गंवा देगा, बर्बाद कर देगा, उसका आगे भी मतलब जो आने वाला जो भविष्य है, फ्यूचर है, वो ख़राब ही होना है। तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है आप इसका फ़ायदा उठाइए, आप स्टडी कीजिए। कोई दिक्कत है तो आप काफ़ी चैनल्स आजकल तो चलते हैं, आप मदद ले सकते हैं, और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी विशेष टॉपिक पे इंग्लिश में अगर आपकी इच्छा है कि सर इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा पढ़ाया जाए तो हम उसी हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। और जल्द ही हमारी तैयारी रहेगी कि हम पूरे सेटअप के साथ, पूरे बोर्ड के साथ, पूरी क्लास के साथ आपको इंग्लिश के हर टॉपिक को डिटेल से स्टडी करवाएँ। तो हम जल्द ही आपके लिए पूरा सेटअप लेके आएंगे जिसमें पूरा कोर्स विदाउट कॉस्ट फ्री में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। क्योंकि हमारा मानना है कि शिक्षा सभी के हमारा मानना है कि शिक्षा सबके पास पहुंचनी चाहिए। अगर किसी इंसान के पास पैसा नहीं है, अगर कोई पैसा नहीं खर्च सकता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको शिक्षा नहीं मिलेगी। नहीं, शिक्षा उसे मिलेगी, और जितना हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकेंगे हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। और जैसे जो हम टेस्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं, इसमें हो सकता है कि हमारे पास बोर्ड नहीं है, या हमारे पास हम लिख नहीं पाते, हम एग्जांपल्स नहीं बता पाते, तो थोड़ा कम समझ में आता हो, लेकिन जब पूरा सेटअप हो जाएगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, चाहे टाइम कितना भी लगे। तो आज के लिए इतना ही, और हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब तो मेरे को पता आपने कर दिया होगा, लेकिन आप अपने साथियों को बोलें कि वो भी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर बाद में आपको। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।